हाय बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। हाँ हाँ, मैं देशभक्ति गाने गाता था बचपन में। शर्म आती थी मुझे रोमांटिक गाना गाते हुए। तो हाँ। मैं कम से कम 8th स्टैंडर्ड तक मैंने कोई रोमांटिक गाना नहीं गाया अपनी लाइफ में। तो उस समय मतलब अगर आप कोई रोमांटिक फिल्म भी देख रहे हो तो फिर उसमें बुजुर्ग लोग देख सकते हैं, बच्चों को वो भी अलाउड नहीं था, ऐसा था। जी। तो आजकल तो लोग हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, उस वक्त तो किसी को दूर से देख लिया तो बस जन्म जन्म उसका हो गया है, इसी कहानी। मैं कुछ तो इंटरव्यूज के लिए हो जाता है, कुछ दोस्त लोग फोन कर देते हैं, कुछ लोग रात को पार्टी करते हुए फोन कर देते हैं, भाई गाना सुन रहे 2 लाइन सुनाओ। अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई, ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो, मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई। तो शौक की ही बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो अंदर ना, मैंने जैसे ही आपके बारे में मुझे पता चला कि आपके साथ इंटरव्यू होने वाला है, तो मेरे दिमाग में वो जो एक फैन है ना जो अंदर, उसने बोला कि यार पहले ना मैं शौक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लूं, क्योंकि शौक गाना जब आया, जब सबने सुना, तो एक चीज जो सबने नोटिस की है वो ये कि ये गाना बहुत ही खूबसूरती से उस टाइम और एरा को कैप्चर करता है, जिस टाइम की जी कहानी है कला। तो सर, जी। इसका आपको क्या लगता है मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? आपके लिरिसिस्ट का है या कंपोजर का है, सिंगर का है? इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट यही है कि सब अपने अपने दिल से काम कर रहे थे, अपने तन मन धन से, और अपने किसी भी चीज को दिमाग में ना रखते हुए अपना 100% दे रहे थे। जी। मोस्टली होता ये है बादशाह की, हम लोग इंस्पायर तो होते हैं लेकिन सेम चीजें करने लगते हैं, सेम उसी तरीके का करने लगते हैं। तो इसमें अ, ऐसा भी नहीं कि अ, जैसे लिरिसिस्ट को भी छूट दी गई कि आप अपना बेस्ट दीजिए, कंपोजर को छूट दी गई आप अपना बेस्ट दीजिए, वैसे ही मुझे भी कहीं ना कहीं अ, अमित त्रिवेदी जी ने बहुत मतलब छूट दी कि आप अपना 100% दीजिए। तो यहाँ पे एक ही जगह पे स्ट्रिक्ट नहीं थे कि ये सुर ऐसा ही चाहिए, ये वर्ड तो वैसा ही होना चाहिए। तो एक सिंगर की आत्मा, एक लिरिसिस्ट की आत्मा, एक डायरेक्टर का विजन और एक कंपोजर का विजन, ये सारी चीजें मिलके एक चीज बनती है, और ये उसमें से एक चीज है। तो ऐसे गाने को जब आप अप्रोच करते हैं एज अ सिंगर, तो आपका पर्सनल इंस्पिरेशन आप कहाँ से ड्रॉ करते हैं? मैं शुरुआत से ही मैं पुरानी सोल हूँ, मैं रफी साहब को सुनते हुए आया हूँ, लता जी को सुनते हुए आया हूँ। तो वो जो ऑल इंडिया रेडियो पे जो गाने सुने हैं उनके, वो जो जज्बात, वो जो लिरिक्स मैंने सुने हैं, वो हम्म। आजकल के सिंगर्स का मतलब सपना है कि वैसा कंटेंट सुनना भी। क्योंकि उस समय रेडियो सुनते थे हम 24/7, और उस समय बहुत क्वालिटी सॉन्ग्स बजते थे। 90% क्वालिटी सॉन्ग्स होते थे जिसमें मन्ना डे साहब, तलत महमूद साहब। और जिस जगह पे मैं था वहां पे ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी गांव में, ननिहाल में रहता था। तो वहां पे रेडियो, सेल वाले रेडियो, बुश के रेडियो आते थे, अर्चना के, मर्फी के रेडियोज। तो वो रेडियोज पड़े रहते थे, और मैं छोटा सा था तो वो रेडियो के साथ ही मैं बड़ा हुआ। और डैड भी मेरे सिंगर हैं तो उनको भी मैंने सुन सुन के बारीकियां सीखी। लेकिन जो शब्दों को निभाने का जो आया मुझे, वो मैंने शायद वो रेडियो से सीखा, रफी साहब से, लता जी से, आशा जी से। तो क्योंकि हर शब्द का एक वजन होता है, हर शब्द में एक कैफियत होती है, हर शब्द का एक कहने का तरीका होता है, तो वो तरीका शायद काम आ रहा रफी साहब का सबसे पहला गाना कौन सा गुनगुनाया था आपने? क्या आप हमारे लिए है। थोड़ा मैंने ये गुनगुना सबसे सकते हैं? पहले, हाँ हाँ, मैं देशभक्ति गाने गाता था बचपन में। शर्म आती थी मुझे रोमांटिक गाना गाते हुए। तो हाँ। मैं कम से कम 8th स्टैंडर्ड तक मैंने कोई रोमांटिक गाना नहीं गाया अपनी लाइफ में। ओके। गाया लेकिन वो छुप के गाया, अकेले के साथ गाया, किसी के सामने नहीं गाया। घर पे लोग आते थे मिलने के लिए, पापा से, मम्मी से। हम्म। तो वो बोलते थे बेटा हमारा गाता है जी, तो मुझे बुलाते थे, बेटा गाओ। तो हम्म। मैं या तो भजन गाता था रफी साहब हम्म। के, या फिर रफी साहब का देशभक्ति गाना। तो ये मेरा हालत था। तो जहां डाल डाल पे सोने की चूड़िया चिड़िया एक गाना था, जिसपे हाँ। मुझे बहुत सारे प्राइज मिले बचपन में। हम्म। आ, बहुत ही अच्छी फिल्म थी वो, उसका नाम भूल गया मैं। सिकंदर आजम उसका गाना था ये। तो उसमें
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। जय। जय हिंद, जय हिंद। तो मुझे ये बताएं, आप कह रहे थे कि शर्माते थे आप रोमांटिक गाना गाने से, तो क्यों, ऐसा क्यों? हाँ मतलब हम लोग पंजाब से हैं, राजस्थान से, मम्मी राजस्थान से, डैडी पंजाब से, तो वहाँ मतलब बहुत ही ज्यादा अ, मतलब इस चीज, प्यार और रोमांस को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता वहां पे। आजकल तो जमाना चेंज हो गया, मैं बात कर रहा हूँ मेरे बचपन की। तो उस समय मतलब अगर आप कोई रोमांटिक फिल्म भी देख रहे हो तो फिर उसमें बुजुर्ग लोग देख सकते हैं, बच्चों को वो भी अलाउड नहीं था ऐसा था। जी। तो आजकल तो लोग हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, उस वक्त तो किसी को दूर से देख लिया तो बस जन्म जन्म उसका हो गया है, ऐसी कहानी थी। तो वो प्यार को महसूस करना लोगों को मतलब मुझे लगता कि आज की जनरेशन को वो नसीब होगा, क्योंकि वो मायने रहे नहीं प्यार के। वो हम्म। आजकल फास्ट फूड की तरह प्यार है, कभी ये वाला मेनू कभी वो मेनू, तो ये है माशाल्लाह। इंटरेस्टिंग। आपके साथ देखिए बात करने में इसलिए मजा आता है क्योंकि आपको आपको मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करता हूँ, और आप जैसी स्टोरीज, जैसी शायरी, जैसे गाने आप शेयर करते रहते हैं, कई बार अपनी और कई बार दूसरों की भी। तो मुझे पता था कि इस कॉन्वर्सेशन का मिजाज जो है वो थोड़ा म्यूजिकल भी होगा और थोड़ा सा शायराना भी होगा। तो मुझे ये बताएं शाहिद भाई कि अब जब पहला रोमांटिक गाना गाया, तो वो कब गाया था, कौन सा गाया था, एंड रिएक्शन क्या था दैट फैमिली? वाज मौसम फिल्म का गाना था, हम्म। रब्बा मैं तो मर। हम्म। तो रिएक्शन वही है बादशाह, कि हम अपने जीवन के पल उठाते हैं और गाने में पिरो देते हैं। हम्म। तो वही पलों को इस्तेमाल किया मैंने, जी। और वो गाना। अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई, ओ कुछ पल मेरे नाम करे वो, मैं भी उसके नाम पे लिखूं मुलाकातें कई। हो पहली ही तकनी में बन गई जान पे, नैना वैना उसके मेरे दिल पे छपे। अब जाऊं कहाँ पे, दिल रुका है वहां पे जहां देख के मुझे वो आगे बढ़ गया है। अह, और अब्बा मैं तो मर गया हूँ, सदाई मुझे कर गया है। और अब्बा मैं तो मर गया हूँ, सदाई मुझे कर गया है। क्या बात है शाहिद भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, कॉलेज याद दिला दिया आपने। थैंक यू। कॉलेज में था सर। जब ये सुना था। एंड थैंक यू सो मच शाहिद भाई। सो ये तो था आपका रोमांटिक सॉन्ग। अच्छा, आपने एक बात कही थी, आपने भले ही ये बात प्यार को लेके कही थी कि आज फास्ट फूड की तरह हो गया है, कि मेन्यू चेंज होता रहता है हर हफ्ते, हर महीने। तो वैसा ही एक जो है, हमेशा जो है एक सवाल उठता है म्यूजिक को लेकर, मॉडर्न डे म्यूजिक को लेकर। आई एम श्योर ग्रोइंग अप आपने भी सुना होगा, मैंने भी अपने माता पिता सबसे सुना है कि यार सिक्सटीज का एक एरा था, गोल्डन एरा जिसे कहते थे। उस समय क्या राइट। सिंगर्स होते थे, मतलब फिर चाहे रफी साहब हो या मन्ना डे साहब हो, किशोर दा हो, लता दी हो, गीता दत्त हो। मतलब एक कहते हैं ना कि उस समय गॉड्स, म्यूजिक के गॉड्स यूज टू वॉक अमंग्स अस, ऐसा बोला जाता है। तो सर, राइट। ये गोल्डन एरा, क्योंकि हमसे कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट अनफॉर्चुनेटली वो गोल्डन एरा दोबारा रिपीट नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है सर? हाँ हाँ, बहुत ही मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि हम अपनी जनरेशन को आगे क्या देते हैं ये बहुत मैटर करता है। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को मतलब वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ डालते हैं, वेस्टर्न टाइप एजुकेशन, वैसे कपड़े पहनाना। तो अपना कल्चर भूल के हम लोग ना दूसरे कल्चर को अपनाते हैं, ऐसे में अपनी चीज तो वैनिश होनी ही है। उस दौर में गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरुकुल हुआ करते थे, तो जो गुरुओं के पास था वो अपने शिष्यों को दिया करते थे।
और मान लो कोई म्यूजिशियन है, तबला वादक है, सारंगी नवाज है, शहनाई बजाने वाले, वो उनके शिष्य हुआ करते थे, उनको मार के पीट के उनको चेन से बांध के रखते थे, उनको सिखाया जाता था। मतलब उनको भी सीखना होता था जो चेन से बंधे होते थे, लेकिन क्या बीच में छुट्टी ना मांग ले वो, पानी पीने के लिए भी, वॉशरूम जाने के लिए भी, मतलब इतना ज्यादा गहन अध्ययन करवाया जाता था, उनकी जो स्टडी करवाई जाती थी। और कुछ सालों पहले तक भी ये चलन था, लेकिन आजकल लोग टेक्नोलॉजी के सहारे बहुत ही इजी चीजें करने लग गए हैं। बटन से ठक चुक म्यूजिक बजा दिया, सारंगी के फ्रेजेस आते हैं, ढोलक तबले के फ्रेजेस आते हैं, उनको यूज करके म्यूजिक बनाते हैं लोग। लेकिन जो उसकी जो प्लेसिंग है, वो जो उनका जो शुरुआत जो है इंस्ट्रूमेंट का, एक जो बुनियाद क्या है, वो लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को इंस्ट्रूमेंट में, मतलब गिटार में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं, 12 स्ट्रिंग में क्या होता है, वायलिन में कितने स्ट्रिंग होते हैं, तबला मतलब बाया किसे कहते हैं, चांटी किसे कहते हैं, शनाई क्या होती है, लोगों को पता ही नहीं है। तो धीरे 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 लोगों का इंटरेस्ट वेस्टर्न की तरफ चला गया, और उसके बाद में खान पान भी वही, है ना। आज जो हमारा इंडियन कल्चर है, आज कहीं पे अगर कोई रेस्टोरेंट हो जिसपे दाल रोटी लिखा हो, तो कोई रुकेगा वहां पे? नहीं रुकेगा। अगर बाजू में कहीं लिखा हो मोमोज चाइनीज ये वो, तो लोग वहां घुस जाएंगे। बर्गर लिखा होगा तो लोगों को खाना तो घर पे दाल रोटी है, लेकिन बाहर जाके उनको बर्गर्स खाने हैं। तो विदेशों में ऐसा नहीं है, वो लोग दाल रोटी नहीं खाते, वो लोग बर्गर वाले बर्गर ही खाते हैं, और चाइनीज वाले चाइनीज खाते हैं, वो अपनी भाषा भी बोलते हैं। हम लोग अंग्रेजी भाषा के पीछे भागते हैं। तो ये हमारी गलती है, हमारे बुजुर्गों की भी गलती है कि उन्होंने हमें आ, उस चीज के लिए बढ़ावा नहीं दिया कि हमें अपने कल्चर को पकड़ के रखना है, और इसी म्यूजिक को आगे बढ़ाना है, इसी को सीखना है, ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो दी हुई छूट है, उसी का फायदा उठाया गया, और जनरेशन दर जनरेशन वो जनरेशन लॉस होता गया, और आज ये क्वेश्चन आपके और हमारे सामने आ गया। और दूसरी बात शायद भाई ये भी है कि उस जमाने के कोई भी गाने आप ले लीजिए, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट एरा की, बेकरार करके हमें यूं ना जाइए। हेमंत जी जी, मुखोपाध्याय ने ये गाना गाया था, ब्लैक एंड व्हाइट एरा का गाना है। मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे पापा शायद 1 या 2 साल मैं भी नहीं के हुआ था रहे सर, होंगे। मैं भी। लेकिन आपको भी मैं याद है ये गाना, हमें भी याद है गाना। कहीं बजता अगर सुन, मतलब अगर आप कहीं चल के जा रहे हैं और ये सब गाने अगर बज जाए, तो आदमी 1 सेकंड के लिए ही सही रुक भले ही जाता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं कि अरे ये वाला गाना बज रहा है। या कहीं रफी बिल्कुल। साहब की आवाज दूर से सुनाई दे गई तो अरे ये बज रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं सर, आज भी ऐसा नहीं है अच्छे गाने नहीं होते, लेकिन आज के गानों का रिटेंशन टाइम उतना नहीं है जितना पुराने गानों का। हाँ, उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं सारा जितना भी ब्लेम है टेक्नोलॉजी को जाता है, क्योंकि आजकल सोर्स बहुत हो गए हैं एंटरटेनमेंट के। हम्म। उस वक्त आप एलपी रिकॉर्ड पे सुनते थे या फिर कैसेट्स पे, लास्ट आप सीडी तक भी पकड़ोगे तो वहां तक एटलीस्ट आपके पास सोर्सेज बहुत कम थे एंटरटेनमेंट के। तो आज की ऑडियंस बहुत बढ़ चुकी है। म्यूजिक सुनने वाले सिर्फ म्यूजिक सुनते हैं, बाकी जिनको जो देखना है, जो सुनना है, वो सुनते हैं। और उस वक्त बहुत चुनिंदा लोग ही स्ट्रगल करते थे और गाने की लाइन में आते थे, बिकॉज उस समय गाना बजाना ये सब भांड नर्तकों का काम कह के लोग ना इसे बुरा मानते थे, लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते इसे इसमें। लेकिन ये तो एक कला है, क्योंकि भगवान की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है, ये हर किसी को नसीब नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ। आज हर घर में एक सिंगर है। इंडियन आइडल दे लो, चाहे सारेगामापा ले लो, हर जगह ऐसे ऐसे रियलिटी शोज बने हुए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये सिंगर अच्छा गा रहा है, कि ये अच्छा गा रहा है, कि वो अच्छा गा रहा है, ये अच्छा डांस कर रहा है। तो उस वक्त सोर्सेस कम थे, इसलिए हमारा ध्यान उनकी तरफ ही होता था, और हम उस चीज को बार बार सुनते थे या देखते थे। राइट। सोर्सेस की वजह से आज चीज़ है। आपने ट्रेनिंग की एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले की ट्रेनिंग और अब की ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग की कहानी थोड़ा बताएं कि आपकी ट्रेनिंग मेरे कैसी को हुई, कब स्टार्ट हुई, कौन थे आपके गुरुजी? मैं बताया ना, मेरे पहले गुरु थे मेरे पापा, जिन्होंने कभी मुझे सिखाया नहीं। उनके पास हिम्मत नहीं होती थी बैठने की। हम्म। मतलब उनको दूर से देख के सुनता था मैं, बस उनके साथ तबला बजाता था। तो वो मेरे हिसाब से वही एक एजुकेशन थी। दूसरे गुरु मेरे थे ओलिडा रेडियो, और तीसरे गुरु थे जिनको पैसे देने के लिए तो मेरे पास होते नहीं थे।
तो मेरा एक दोस्त सीखने जाता था, उसको संगीत का बहुत शौक था। मैंने कहा यार मुझे भी लेके जाया कर, मैं साइकिल चला लिया करूंगा। तो मैं गया तो उन्होंने बोला बेटा कल फीस लेके आ जाना। तो मैंने कहा यार फीस तो नहीं है, मैं एक काम करूंगा, रूम के बाहर आवाज आती है खिड़की में से, मैं खिड़की के पास खड़े रह के सीख लिया करूंगा। तो कुछ महीने मेरी एजुकेशन वैसे भी हुई है। तो मेरे बहुत सारे गुरु हैं। और उसके बाद मेरे सबसे बड़े गुरु आए मिस्टर हालात। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। हम्म। मिस्टर अच्छा। हालात का सुना होगा आपने, हालात का नाम? यस। मिस्टर हालात हम सबको क्या क्या नहीं सिखा देता है, ऐसे ऐसे हुनर हमें पैदा कर देता है जिनका हमें इल्म भी नहीं होता। करेक्ट सर। शाहिद भाई, ये बताएं कि ये एज अ मतलब समवन हु परफॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मैं एज अ फेलो परफॉर्मर कह लीजिए या जूनियर परफॉर्मर कह लीजिए, जानना चाहूंगा आपसे कि सर हम जब गाते हैं ना, मतलब हमें जैसे मौका मिलता है कि भाई गाना है या परफॉर्म करना है, तो एक तो पहले अंदर ना पेट में थोड़ा सा फनी नोट पे बड़ा सा गुड़गुड़ होता है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई सांस खींच रहा है, मतलब बाहर नहीं निकल रही, वो अंदर खींच लिया है। और फिर आवाज भी कांपती है। लेकिन आप लोग जब परफॉर्म करते हो या जब आप लोग को हम लाइव भी देखते हैं या कॉन्सर्ट्स में देखते हैं, तो वो आवाज भी गूंजती है, वो भी रहता है, तो आप ये स्टेज फ्राइट आप लोग कभी इससे गुजरते हो? हाउ टू टैकल दिस? हर बार होता है हमारे साथ, हर स्टेज पे होता है। और फिर हमारे किसी न किसी गुरु ने हमें बताया है कि जब आप गाओ तो, जब आप स्टेज पे हो तो आप ये समझिए कि आप ही आप हो। मतलब वो फिर फीलिंग लानी पड़ती है अंदर की, सामने कोई नहीं है, आप अकेले गा रहे हो। वो अंदर सोच के पूरी कहानी बनानी पड़ती है। और डर तो रहता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो शूट हो, चाहे कोई भी चीज हो, नर्वसनेस तो हर एपिसोड में रहती है। आप आपके एक इंटरव्यू में आपने, अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। आपने अपने एक इंटरव्यू में बाबिल को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए ये बात कही थी कि जब आपने बाबिल, मतलब इरफान साहब के बेटे बाबिल खान, जो नहीं जानते उनको बता दूं, कला में बेहतरीन काम किया उन्होंने, तो जब आपने जी। बाबिल को परफॉर्म करते देखा आपके गाने पर, मिमिक करते हुए या लिपसिंग करते हुए, तो आप भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए थे कि ऐसा लग रहा था कि बाबिल खुद ही गा रहा है। जी। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि एज अ सिंगर, जब आपको पता होता है कि इस एक्टर के साथ मेरी वॉइस जाएगी, तो क्या आप एज पर एक्टर, एज पर हिज वॉइस अपना स्केल बिठाते हैं, या इट इट इज अदर वे अराउंड? क्या एक्टर आपके अकॉर्डिंग करता है या आप एक्टर के अकॉर्डिंग कि यार ये बोलता है इसकी यहां तक स्केल जाएगी तो उस हिसाब से ये गाना होगा? दोनों 50-50 होता है, बिकॉज आजकल के दौर में तो ऐसा बहुत कम होता है कि एक्टर का बॉडी लैंग्वेज क्या है और कैरेक्टर क्या है, गाना अच्छा होना चाहिए और उसके हिसाब से। तो जहां तक मुझे अनविता जी ने बताया था कि ऐसा कैरेक्टर है, उन्होंने मुझे पूरा पोर्ट्रेट किया था रिकॉर्डिंग से पहले, अमित त्रिवेदी जी ने, और वरुण ग्रोवर जो राइटर हैं, लिरिसिस्ट, और स्वानंद किरकर है। तो उन्होंने मुझे काफी हद तक चीजें समझाई थी, तो मैं उस तरीके से, उस एरा के हिसाब से अपने वॉइस को थोड़ा मॉड्यूल करके परफॉर्म कर रहा था। सेम टाइम पे बाबिल को भी सेम ब्रीफ मिले होंगे, बिकॉज ही इज बहुत बड़े एक्टर के बेटे हैं वो। तो उनको, उनकी मेहनत बहुत ज्यादा है। तो वो गाना निभाना करना, मतलब इस टोटली यू कैन से कि जितना मैंने मेहनत किया है उससे डबल उन्होंने किया होगा मेहनत उसमें। राइट। एंड अब अगर हम गाने की बात कर रहे हैं शाहिद भाई, तो ऐसे जी। कैसे नहीं हो। अच्छा, इससे पहले कि आप ये गाना हमें सुनाएं, क्या हमें आप बताएंगे कि रिकॉर्डिंग तो की आपने, लेकिन गाना भी रिलीज हुआ, तब से अब में कितनी बार आपने ये गाना गा दिया होगा? डेली 20 टाइम्स डेली 20 टाइम्स? मिनिमम। तो एज अ परफॉर्मेंस और कि बेख्याली में भी गुनगुनाते हैं? मैं कुछ तो इंटरव्यूज के लिए हो जाता है, कुछ दोस्त लोग फोन कर देते हैं, कुछ लोग रात को पार्टी करते हुए फोन कर देते हैं, भाई गाना सुन रहे 2 लाइन सुनाओ। तो इस तरह कुल मिला के 15-20 बार हो जाता है डेली दिन में। और मैं ओह। भी अच्छा लगता है क्योंकि आफ्टर एक कुड़ी, आफ्टर दरिया, दिस इज अ सॉन्ग कि एटलीस्ट मैं अपना ही ब्रेक कर रहा हूँ रूल, मतलब क्या कहते हैं उसे, रिकॉर्ड ब्रेक खुद का करना बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। कि मैं पिछले 4 साल से दरिया गाना गा रहा था, अब मैं एक शौक गाऊंगा आज से। क्या बात है। ऐसा है।
एक तो सर आपको गाने भी मिले हैं एक से एक कुड़ी का आपने जिक्र किया, मतलब लेजेंडरी शायर शिव कुमार बटालवी साहब की नज्म एक कुड़ी जी जिदा सर। नाम मोहब्बत गुम है। आहा, तुम। मतलब सर वेरी फॉर्चुनेट यू आर, ऐसा मानते हैं, फॉर्चुनेट मानते हैं अपने आप को? बिल्कुल, मैं तो गाड़ी भी फॉर्च्यूनर ही खरीदने वाला हूँ। गुड वन। ऑलराइट शाहिद भाई, स्टेज इज योर्स। अगर आप प्लीज फॉर 21st टाइम। 21st टाइम ऑफ द डे। यस। नहीं नहीं, ये तो भी 15 पे आए हैं खाली, अभी 5 बार रात को भी और होना है। अच्छा ओके, चलिए तब ठीक है। हम्म, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा, हाय बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा, जरा। क्या बात है। मैं अभी भी वेट कर रहा था कि अभी वो आगे की जो नहीं है, डूबती है। डूबती है तुझ में आज मेरी कश्ती, गुफ्तगू में उतरी बात की तरह, हो खो रहे हैं दोनों एक दूसरे में, जैसे सर्दियों की शाम में धुआं है ये पानी भी तेरा, आईना हुआ सितारों में तुझको है गिना हुआ। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, थैंक यू सो मच अपना इतना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। जी एंड जी, आप मिस्टर बादशाह। थैंक यू सर। आई होप आपको कॉन्वर्सेशन में मजा आया होगा। ले एंड लिया है। मेरी दिली इच्छा है ये सर कि कभी सामने बैठ के रूबरू बात हो तो और अच्छे से हम इस इंटरव्यू को करेंगे। बट कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसा ही होता है सर। डेस्टिनी में यकीन रखते हैं? कभी लगता है कि यार होता है कि ऐसे ही मिलना लिखा था तो ऐसे ही मिले? बिल्कुल डेस्टिनी तो है ही जी, बिल्कुल डेस्टिनी बिल्कुल होती है। होती है। और सर होती है लक ना जी। फैक्टर कितना काम करता है? लोग लक की बड़ी बातें करते हैं, यार लक नहीं चल रहा है, लक काम नहीं कर। लक मेहनत से बनता है। सो ट्रू। लक जैसी चीज होती नहीं है। आई थिंक इस अच्छे नोट पे हम इस इंटरव्यू को यहाँ पे एंड कर सकते हैं। बिफोर वी एंड शाहिद भाई, हम चाहेंगे कि आप अपने ही अंदाज में एक बार हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको प्लीज ये बोलें कि इस इंटरव्यू को देखें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल एंटरटेनमेंट लाइव को सब्सक्राइब भी करें। प्लीज अगर आप इतना कह दे तो बहुत होगा। हाय, मैं हूँ शाहिद माल्या और मैं हूँ बादशाह अली के साथ, और ये इंटरव्यू आप तक पहुंच रहा है बहुत जल्द। और आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल जिसका नाम है एंटरटेनमेंट लाइव, इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी दें, अपना प्यार दें। और शाहिद माल्या मेरा नाम है, मेरे गाने सुनते रहिए और बादशाह के आने वाले इंटरव्यू भी सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, guys. That was Shahid Malia joining us in this conversation. It was sheer pleasure and fun catching up with him. हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं एंड अपने बेस्ट विशेस देते हैं फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। शाहिद भाई आप ऐसे ही गाने गुनगुनाते रहें, गाते रहें एंड ऐसे ही हम सबको उस जमाने की याद हमेशा दिलाते रहें, द गोल्डन एरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच सर। प्लेजर। थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार।